यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चल रहा है, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे ना, कांस्टेंट फ्यूचर वैल्यू का या कांस्टेंट कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे हम निकालेंगे हम सीखे थे। तो ठीक है, तो आज के क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें 2 रूल होता है। तो ऑलरेडी रूल 1 हम लोग देख चुके हैं। तो ठीक है, रूल 1 में हम लोग को यही सीखे थे कि अगर कैश फ्लो कांस्टेंट रहेगा इनफाइनाइट पीरियड तक तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाई या कांस्टेंट कैश फ्लो डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर ये जो फॉर्मूला वो कैसे आया। तो देखो, हम लोग के पास 3 रूल था। 3 रूल था। अगर तीनों कंडीशन 3 रूल नहीं था, तीनों कंडीशन था। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग वो जो फॉर्मूला था फास्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो लगाएंगे। तो ठीक है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि एडिशन हो रहा है या नहीं। तो एडिशन हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि इनफाइनाइट टर्म के लिए। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि द इक्वेशन शुड बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन। तो ओके, अगर एडिशन होगा इनफाइनाइट पीरियड के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन का, तो उसका वैल्यू हम निकालेंगे एक मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके। जो फार्मूला होता था कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो आप फार्मूला लगाएंगे तो उसका जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, उसका डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ठीक है, today we will move to the second rule of the finance. Today we will move to the second rule of finance. जो second rule of finance बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, तो वो होगा अगर कैश फ्लो ग्रो होगा, मतलब कैश फ्लो में अगर ग्रोथ होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, या तो 2 सिचुएशन हो सकता है। या तो कैश फ्लो आपका कांस्टेंट रहेगा, अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो ग्रोथ होगा। तो कांस्टेंट अगर रहेगा तो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कैश फ्लो ग्रो होगा, अगर कैश फ्लो में ग्रोथ होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो ठीक है, हम लोग अभी शुरू करेंगे कि हम लोग का जो रूल 2 बाकी था। तो अब लिखो हाउ टू, हेडिंग लिखो हाउ टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू इफ cash flows are subject to growth। इसका मतलब अगर कैश फ्लो में ग्रोथ हो रहा है, अगर कैश फ्लो में ग्रोथ हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे ना, एकदम जो बेसिक एग्जांपल होते हैं वो बेसिक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो बेसिक एग्जांपल के साथ इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो ठीक है, देखो मैंने इस सिचुएशन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रहा हूं। तो ठीक है, मैंने बोला कि पार्ट 1, आप बोलेंगे सर ये रहेगा आपका पार्ट 2 या सेकंड पार्ट। कोई बात नहीं, तुम भी बीच बीच में बोला करो। ठीक है, तो तुमको भी बीच बीच में बोलना चाहिए। तो बोलो, अगर पहला वाला पार्ट 1 रहेगा तो दूसरा वाला क्या होगा। आप बोलेंगे सर पार्ट 2 रहेगा। तो ठीक है बेटा, थैंक यू। अब सुनो, पार्ट 1 में मैं बोल रहा हूं कि कैश फ्लोज आर subject to growth up to a certain period। अब बोलेंगे सर ये क्या हुआ। मैंने यही बोल रहा हूं कि कैश फ्लो सर्टेन पीरियड के लिए ग्रो करेगा। मान लो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 4 साल के लिए ग्रो करेगा। एंड thereafter constant, and thereafter constant। ठीक है, फिर पार्ट 2 में
मैं बोल रहा हूं कि कैश फ्लोज आर सब्जेक्ट टू ग्रोथ अप टू इनफाइनाइट पीरियड। इसका मतलब पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि अगर कैश फ्लो इनफाइनाइट पीरियड तक ग्रो करेगा तो कैसे प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, पार्ट 1 को डिस्कशन कर रहा हूं। तो ठीक है, तो आइए लिखो पार्ट 1। देखो ऐसे हो सकता है, ये सारे सिचुएशन हो सकता है। तो कैसे आप बोलेंगे सर ये आपका T1, ये T2, ये T3, ये T4, चलो ये रहा आपका T0। T1 में 100, T1 का कैश फ्लो कितना 100। एग्जाम्पल को अच्छे तरह से समझने के लिए कोशिश करो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। ठीक है, अगर अभी इस एग्जाम्पल को अच्छे से नहीं समझोगे तो कभी भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, चलो मैंने बोला कि T1 में आपका कैश फ्लो 10%। ठीक है, फिर मैंने बोला कि कैश फ्लोज विल ग्रो बाय 5% पर एनम, मतलब हर साल 5% कैश फ्लो ग्रो करेगा। मतलब हर साल कैश फ्लो 5% ग्रो करेगा अप टू 5 years and thereafter cash flow will remain constant up to infinite period। मतलब 5 साल के लिए कैश फ्लो, मतलब 5 साल के लिए कैश फ्लो ग्रो करेगा, 5 साल के बाद कैश फ्लो और ग्रो नहीं करेगा, कैश फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान का कंसेप्ट है। तो ठीक है, 85, 86 रहेगा तो आगे चलेगा इनफाइनाइट पीरियड तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर 1 में 100 रुपया, अगर T1 में 100 रुपया, नेक्स्ट साल 10% ग्रो करेगा, सॉरी 5% ग्रो करेगा, बोलो यस और नो। यस सर। तो 100 को 5% ग्रो करो, 100 प्लस 5%। आप बोलेंगे सर 105 हो रहा है, तो T2 का कैश फ्लो हो जाएगा 105, T2 का कैश फ्लो हो जाएगा 105। तो ठीक है, फिर कहां तक ग्रो करेगा, अप टू 5 years, अप टू 5 years। आप बोलेंगे सर पहला साल तो ग्रो नहीं किया, बेटा ये जो 100 ना, इसमें 5% ग्रोथ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, क्योंकि कैश फ्लो T1 का दे रहा है, क्योंकि कैश फ्लो T1 का दे रहा है। मेरे बात आपको समझ में आया है सर? नो? ओके सर। यहां पे भी 5% ग्रो करेगा, यस और नो? यस सर। तो 105 को 5% ग्रो कराओ सर, 110। अब बोलेंगे सर 110.25, ठीक है बेटा 110.25 ले लो, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पे भी 5% ग्रो करेगा तो प्लस 5%, बेटा 115.76, 115.76, 115.76, ठीक है। फिर अगले साल 5% ग्रो करेगा तो प्लस 5%, यहां हो जाएगा 121.55। देखो 5 साल तक ग्रो कर चुका है, मतलब 5 टाइम्स ग्रो हो चुका है। अब कैश फ्लो ग्रो नहीं होगा, तो इसका मतलब 6th में कितना रहेगा, 121.55, ऐसे चलेगा इनफाइनाइट पीरियड तक। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब इसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, चलो बेटा बहुत सिंपल है, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन फ्रेम करो। अगर प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन ठीक से फ्रेम कर दोगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास वो रूल है कि इनफाइनाइट पीरियड तक अगर एडिशन करना है, इनफाइनाइट पीरियड तक अगर एडिशन करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन को, इनफाइनाइट पीरियड तक अगर एडिशन करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन को, तो हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ठीक है,
अब हम क्या करेंगे ना इस कॉन्सेप्ट को, अब हम लोग क्या करेंगे ना इस कॉन्सेप्ट को हमारा जो इक्वेशन होगा इक्वेशन में हम फ्रेम करेंगे। तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन कैसा होगा, बोलो प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन कैसे होगा। तो PV0 इज इक्वल टू कैश फ्लो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 1, हाँ, प्लस कैश फ्लो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 2, हाँ, प्लस कैश फ्लो 3 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 3, हाँ, प्लस कैश फ्लो 4 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 4, हाँ, प्लस कैश फ्लो 5 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 5। बोलो बेटे क्या कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, कैश फ्लो 4, कैश फ्लो 5 ये इक्वल, ऐसा नो। अब बोलेंगे नो सर ये इक्वल नहीं है या कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि T1 का कैश फ्लो 100, 2 का कैश फ्लो 105, 3, 4, 5। अब बोलो लेकिन कैश फ्लो 6, कैश फ्लो 7, कैश फ्लो 8, कैश फ्लो 9, कैश फ्लो 10, कैश फ्लो 11, 12, 13, 14, 15, 16 एक्सेट्रा अप टू इनफाइनाइट पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्लस मैं अब नहीं लिखूंगा कैश फ्लो 6, तो हाँ ठीक है चलो कैश फ्लो 6 डिवाइड बाय 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 6 प्लस कैश फ्लो 7 डिवाइड बाय 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 7 इनफाइनाइट पीरियड चलेगा। अब बोलो कैश फ्लो 5 कितना, सुनो डिस्काउंटेड 10% मैं लेके चल रहा हूं, डिस्काउंटेड में 10% लेके चल रहा हूं तो ठीक है। अब बोलो कैश फ्लो 1 कितना, आप बोलेंगे कैश फ्लो 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 1, ठीक है। कैश फ्लो 2 कितना 105 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 2। कैश फ्लो 3 कितना 110.25 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 3। कैश फ्लो 4 कितना 115.76 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4 प्लस कैश फ्लो 5 कितना 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 5 प्लस कैश फ्लो 6 कितना 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 6। 7 कितना 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 7। 8 कितना 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 8। ऐसे चलेगा इनफाइनाइट पीरियड तक और आगे हम नहीं लिखेंगे तो ठीक है। मैंने क्या बोला ना आप लोगों को, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ले चलो, ये मेरा कांस्टेंट पोर्शन या वेरिएबल पोर्शन, ये मेरा वेरिएबल पोर्शन, ठीक है। लेकिन आगे जो पोर्शन है, ये तो कांस्टेंट, क्योंकि कैश फ्लो इक्वली चल रहा है, हाँ बेटा ये जरूरी है कि डिस्काउंट का डिस्काउंट फैक्टर का जो पावर वो चेंज होगा, लेकिन कैश फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो इसीलिए मैंने ये इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ठीक है। रेड वाला मेरा होता है वेरिएबल पोर्शन, येलो वाला मेरा होता है कांस्टेंट पोर्शन। अब मैं क्या करूं ना, पहले पार्ट 1 का वैल्यू निकालूंगा, फिर पार्ट 2 का वैल्यू निकालना चाहिए। तो दोनों पार्ट का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे ना ऐड करेंगे। अब बोलो वैल्यू ऑफ रेड पार्ट, बेटा आप एग्जाम में नहीं मत लिखना रेड पार्ट, आप लिखोगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल पोर्शन, तो विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे वेरिएबल पोर्शन, ठीक है। बोलो
वेरिएबल पोर्शन का वैल्यू निकालो। 100 प्लस 105 प्लस 11025 प्लस 115.76 इंटू, बोलो डिस्काउंट फैक्टर तो 10% में आएगा। 1 प्लस 10% डिवाइड बाई इक्वल टू 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। पहले इसका वैल्यू निकालो, ये जो पोर्शन उसका वैल्यू निकालो पहले। 100 इंटू 0.909, ये आ रहा है 90.9 प्लस 105 इंटू 0.826, ये आ रहा है 86.73 प्लस 110.25 इंटू 0.751, ये आ रहा है 82.79। चलो कोई बात नहीं। 115.76 इंटू 0.683, ये 79। बेटा पहला पार्ट का वैल्यू आ रहा है 90.9 प्लस 86.73 प्लस 82.79 प्लस 79, ये आ रहा है 339.42, 339। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ येलो पार्ट। तो वैल्यू ऑफ येलो पार्ट मतलब कांस्टेंट पोर्शन। बोलो येलो पार्ट को और एक बार लिखो, येलो पार्ट को फिर से एक बार लिखो। 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 5, हाँ, प्लस 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 6, हाँ, 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 7, हाँ, प्लस 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 8, ये चलेगा इनफाइनाइट तक। आप बोलेंगे सर इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बेटा ये देखो एडिशन हो रहा है या नहीं, सेकंड पार्ट को देखना। बेटा ये एडिशन हो रहा है, यस और नो? आप बोलेंगे हाँ सर एडिशन हो रहा है। हाँ एडिशन हो रहा है, ठीक है। बेटा सेकंड पार्ट में इनफाइनाइट टर्म, यस और नो? आप बोलेंगे हाँ सर सेकंड पार्ट में इनफाइनाइट टर्म है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि सेकंड पार्ट एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन, अगर मैं प्रूव कर दूं कि सेकंड पार्ट एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन, तो सेकंड पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। सेकंड पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इसका मतलब हमको अभी प्रूव करना है कि सेकंड पार्ट जीपी, इसका मतलब अब हमको प्रूव करना है कि सेकंड पार्ट जीपी। तो चलो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो इक्वेशन का फर्स्ट टर्म नहीं है, ये फिफ्थ टर्म नहीं बेटा, ये इक्वेशन का फर्स्ट टर्म माना जाएगा, क्योंकि मेरा सेकंड पार्ट अलग इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट अलग इक्वेशन, ये इक्वेशन का सेकंड टर्म माना जाएगा, ये इक्वेशन का थर्ड टर्म माना जाएगा। अगर ये टोटल इक्वेशन लोगे तो ये इक्वेशन यहां तक जीपी नहीं होगा, यहां तक जीपी नहीं होगा, लेकिन बाद में या उसके आगे वो जीपी में आ जाएगा। बेटे तुम आज सीए में या सीए कोर्स में ज्वाइन किए हो तो ठीक है, अभी तो तुम्हारा पढ़ाई चलेगा। हाँ मैं बोलूंगा कि तुम अगले 2 साल तक सीएमए नहीं हो, अगले 2 साल के लिए तुम सीएमए नहीं हो, लेकिन उसके आगे तो तुम सीएम का डेफिनेशन में आ जाओगे ना। तो एक बार अगर तुम सीएम का डेफिनेशन में आ जाओगे तो सीएम का रूल तुम्हें लगेगा। बोले सर नो? हाँ सर सीएम का रूल लगेगा। इसका मतलब जहां तक वो इक्वेशन जीपी नहीं है
जहां तक वो इक्वेशन जीपी नहीं है उसको अलग करो, जहां से वो इक्वेशन जीपी हो रहा है उसको अलग करो। तो जीपी वाला पोर्शन के लिए जीपी का कंसेप्ट लगेगा, नॉन जीपी वाला पोर्शन के लिए नॉन जीपी का कंसेप्ट लगेगा। अगर नॉन जीपी वाला पोर्शन सर्टेन पीरियड होता है, 4 साल 5 साल 6 साल, मतलब काउंटेबल पीरियड होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट पीरियड का पार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो अब हम लोग दिखेंगे कि सेकंड पार्ट हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन का डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि सेकंड पार्ट हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन का डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं। ओके, चलो बेटा, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करो। सेकंड हुआ 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 6। क्या मैं डायरेक्ट इंटू कर दूं? अब बोलेंगे हाँ सर डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम लोग को कंसेप्ट याद है, और पहले डिवाइड करो फिर उसके बाद उसको रिवर्स करके इंटू करो, ये तो कम से कम इतना तो हम समझ जाएंगे ना। हाँ बेटा, वेरी गुड, ऐसे समझते रहना। 1 प्लस 10% टू द पावर 5 डिवाइड बाई 121.55। बेटा देखो तो 121.55 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, तो बेटा रेशियो क्या रहेगा 1 बाई 1 प्लस 10%। अच्छा, आप करो थर्ड बाई सेकेंड। अच्छा, थर्ड बाई सेकेंड टर्म आप करो, बोलो इक्वेशन का थर्ड पार्ट ए हो जाएगा, सेकेंड तो ए होगा, तो थर्ड होगा 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 1 प्लस 10% टू द 7 इंटू 1 प्लस 10% टू द पावर 6 डिवाइड बाई 121.55 डिवाइड बाई 121.55। बेटा रेशियो क्या रहेगा? आप बोलेंगे सर 1 बाई 1 प्लस 10%, 1 बाई 1 प्लस 10%। देखो बेटा, अगर तुम 4 बाई थर्ड करोगे या 5th बाई 4 करोगे या 6th बाई 5th करोगे तो रेशियो इतना ही रहेगा। अगर मन में डाउट को आ रहा है तो एक काम करना, एक सेपरेट कॉपी लेके ट्राई करना, जहां पे रेशियो डिस्टर्ब होगा वहीं पे मुझे फोन करके बताना कि सर आप गलत पढ़ा दिए, यहाँ पे रेशियो तो चेंज हो रहा है। बेटा चेंज नहीं होगा, टेक्निकली सोचो। अगर टेक्निकली सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा। तो चलो हम मानते हैं कि ये सेकंड पार्ट हमारे लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन। चलो अभी हम लोग मानते क्या, हम लोग को मानना पड़ेगा कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वेशन। देखो, नाउ वी कंक्लूड दैट सेकंड पार्ट इज ए जीपी। बोलो सेकंड पार्ट एडिशन हो रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर एडिशन हो रहा है। सेकंड पार्ट इनफाइनाइट पीरियड है? हाँ सर सेकंड टर्म इनफाइनाइट पीरियड तक है। आप बोलेंगे सर पूरा इक्वेशन इनफाइनाइट था? मैंने बोला हाँ, इसमें तो 5 या 4 साल जा चुका है, अगर वो और कैसे इनफाइनाइट रहा? बेटे इनफाइनाइट से 4 साल माइनस करोगे तो आंसर कितना रहेगा? इनफाइनाइट। बेटे इनफाइनाइट से 4 माइनस करो, फिर आंसर कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर हाँ इनफाइनाइट तो बचेगा। तो ठीक है, आप सेकंड पार्ट के लिए हम लोग लगा सकते हैं, तो लिखो वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? फर्स्ट टर्म। बोलो फर्स्ट टर्म, बोलना फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन का फर्स्ट टर्म क्या है? बेटा ये इक्वेशन का फर्स्ट टर्म, बोलो क्या होगा? 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 5। अच्छा, डिवाइड बाई 1 प्लस 10%, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 10%, क्योंकि डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो होगा। अच्छा, इसका वैल्यू जरा निकालो, इंप्लाइज दैट 121.55 डिवाइड बाई
1 plus 10% to the power 5, 1 plus 10% to the power 5 divided by 10%, 1 plus 10%, 1 plus 10% minus 1 is equal to 121.55 divided by 1 plus 10% to the power 5. Divided by 10% divided by 1 plus 10% is equal to 121.55 divided by 1 plus 10% into 1 plus 10% divided by 10%, बटा इधर 5। बोलो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, तो 121.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4 इंटू 1 बाई, सॉरी क्या हुआ, हाँ 1 बाई 10%। क्या मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं, इजिकल टू 121.55, हाँ डिवाइड बाई 10% इंटू 1 बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4। क्या मैं ऐसे चेंज नहीं कर सकता हूं? बोलो एस और नो? एस। आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? देखो ए डिवाइड बाई बी इंटू 1 बाई सी, क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं? ए बाई सी इंटू 1 बाई बी। आप बोलेंगे सर हमें तो पता नहीं ये ठीक होगा या गलत होगा, जरा वैल्यू लेके देखो। 5 डिवाइड बाई 2 नहीं, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इंटू क्यों 10 क्यों करेंगे? 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बाई 2। बोलो इसका आंसर क्या आ रहा है? 20 डिवाइड बाई 2 बोले तो 10 इंटू 1 बाई 2 मतलब 5 इजिकल 5 आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर आप तो कमाल का आदमी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 ले लिए, इसीलिए तो करेक्ट आएगा। तो चलो 1 बाई 4 कर देते हैं, ठीक है, तो 0.25 हो जाएगा। 10 इंटू 0.25 2.5। चलो अब देखो 20 डिवाइड बाई 4, हाँ इंटू 1 बाई 2। सर 20 डिवाइड बाई 4 तो 5 होता है, इंटू 0.5, तो 5 इंटू 0.5 कितना होगा? 2.5। अब बोलेंगे हाँ सर हमें तो अब बिलीव हुआ कि ये ठीक आ रहा है, लेकिन आप सर ऐसे क्यों लिखा है? बड़े मैंने ऐसे क्यों लिखाया, आप उसका क्लैरिफिकेशन में दे दूंगा, डोंट वरी, लेकिन आप ऐसे लिखो इक्वल टू, बेटा देखो 121.55 डिवाइड बाई 10% इंटू 1 बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4। ये 4 को ध्यान देना। हाँ अब मैं आपको दिखाऊंगा ये 21.55, 121.55 ये रहा इक्वल कैश फ्लो, ये रहा इक्वल कैश फ्लो, तो ठीक है। ये 10% रहा डिस्काउंट रेट, तो ठीक है। ये 4 रहेगा कैश फ्लो कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 5, hence here 5 minus 1, that is n minus 1 will be the result। इस रूल को अगर देखोगे तो आगे जाके तुम इक्वेशन बना सकते हो। अगर इस रूल को देखोगे तो तुम आगे जाके इक्वेशन बना सकते हो। आप बोलेंगे सर आप एक क्या लिख लिए, जरा समझाइए। देखो बेटा ठीक से देखना, ठीक है। तुम्हारा जो कैश फ्लो वो कांस्टेंट हुआ था ईयर 5 से, चेक करो ईयर 5 का कैश फ्लो 6, 7, 8, मतलब तुम्हारा कैश फ्लो कांस्टेंट हो रहा है। देखो बेटा
अप टू 5th ईयर ग्रो करेगा, अप टू 5th ईयर ग्रो करेगा। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 ग्रो किया, तो ठीक है। तो मैं भी बोल सकता हूं कि 5 साल तक ग्रो करेगा, 5 साल से कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आपको देखना है कि कैश फ्लो कांस्टेंट कब से हो रहा है। तो मैंने देखा कि मेरा कैश फ्लो कांस्टेंट हो रहा है T5 से, T5 से। तो इसीलिए 5 - 4 करना, क्योंकि मैथमेटिकली सोचो, अगर तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अगर तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कहां गया, हाँ यहीं पे, अगर तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे मैथमेटिकली सोचो, इधर तो 5 आएगा, जहां पे कांस्टेंट होगा वहीं से जीपी हो जाएगा, जहां पे कांस्टेंट होगा वहीं से जीपी का कंसेप्ट लगेगा। तो यहां पे अगर 5 होगा तो कॉमन रेशियो के लिए तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब 5 से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो 4 ही रहेगा। अगर यहां 6 होता तो यहां भी 1 होता, तो रिजल्ट में 5 आता। अगर यहां 7 होता तो यहां पे भी 1 होता, तो रिजल्ट में 6 आता। इसका मतलब एकदम लास्ट में n-1 कर देना, एकदम लास्ट में n-1 कर देना। आप बोलेंगे सर n क्या, n मतलब जहां से कैश फ्लो, जिस ईयर से कैश फ्लो कांस्टेंट हो रहा है। तो लिखो हियर n इज द ईयर फ्रॉम व्हिच आवर कैश फ्लो became constant. That means last year of growth, मतलब जिस साल ग्रोथ खत्म हो रहा है उसी को आप n मानोगे, नहीं तो जिस साल कैश फ्लो कांस्टेंट हो रहा है उसी को n मानोगे। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि जिस साल आपका ग्रोथ खत्म हो रहा है, मतलब 5th ईयर में ग्रोथ होगा, 5th के आगे ग्रोथ नहीं होगा, 5th ईयर तक ग्रोथ होगा, 5th के आगे ग्रोथ नहीं होगा, इसीलिए n हम मानेंगे 5th। तो ठीक है। अगर मैंने बोला कि अप टू 6 ईयर देयर आफ्टर विल बी कांस्टेंट, आप बोलेंगे सर 7th ईयर के पास 7th ईयर से कांस्टेंट हो रहा है, नहीं 6th से कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि 6th तक ग्रो करेगा। 6 में जितना कैश फ्लो होगा 7th में भी उतना कैश फ्लो होगा। अच्छा, तो अब बोलो, मैंने एक इक्वेशन आपसे लेना चाहता हूं, कैश फ्लो विल ग्रो अप टू 7 ईयर एंड thereafter constant, thereafter constant। बोलो क्या होगा? कांस्टेंट अप टू इनफाइनाइट पीरियड। हाँ 7 ईयर तक ग्रो करेगा, लेकिन 7 के बाद कांस्टेंट हो जाएगा इनफाइनाइट पीरियड तक, 7 के बाद कांस्टेंट हो जाएगा इनफाइनाइट पीरियड तक। बोलो पीवी इक्वेशन कैसे बनेगा? बेटा अगर पीवी का इक्वेशन आप बना लेना, अगर पीवी का इक्वेशन कैसे बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, अगर ये बात आपको क्लियर हो गया, मैं तो यही बोलूंगा कि आगे वाला दिन में तुम एसएफएम पढ़ाओगे या तुम एफएम पढ़ाओगे, क्योंकि तुम एफएम टीचर या एसएफएम टीचर डेफिनेटली बन जाओगे। क्योंकि फाइनेंस में वही एक ही कंसेप्ट होता है कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन को बनाना सीखो, प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन को बनाना सीखो। अगर प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन बना पाओगे तो फाइनेंस में तुम बहुत आगे जाओगे। तो ठीक है, मैं आज आई एम एबल टू टीच ओनली ड्यू टू दिस रीजन। I can frame present value equation in every situation। अगर प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन तुम्हारा गलत हो जाएगा तो तुम्हारा डिस्काउंटिंग वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। बोलो
7th ईयर तक ग्रो करेगा, 7th ईयर तक ग्रो करेगा। कैश फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा फ्रॉम 7 का कैश फ्लो, 8 का कैश फ्लो, 9 का कैश फ्लो और आगे वो कांस्टेंट रहेगा। बोलो पीवी इक्वेशन क्या होगा? आप बोलेंगे सर हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। मैं बोला हाँ तुम बताओ। बोलो। आप बोलेंगे सर हम नहीं बता पाएंगे, हम ऐसे मजाक कर रहे थे कि हम बताएंगे। बेटा ऐसे मजाक मत करो, तो ठीक है सीरियस बनो, खुद का कैरियर के बारे में थोड़ा सोचो, ठीक है। मैं तो कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, पैसा ले लूंगा, पैसा तो ले चुका हूं ऑलरेडी, तो ले लूंगा क्या? अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे, इधर उधर मन करोगे, दिमाग रखोगे, तो तुम प्रॉब्लम में फंसोगे, मेरा कुछ नहीं होगा। बोलो प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन क्या होगा? सर कैश फ्लो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 1। बेटा आगे चलो। सर कैश फ्लो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 2। बेटा और आगे चलो। कैश फ्लो 3 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 3। बेटा और आगे चलो। कैश फ्लो 4 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 4। बेटा और थोड़ा आगे जा सकते हो। हाँ सर कैश फ्लो 5 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 5। बेटा और तो थोड़ा आगे चलो। कैश फ्लो 6 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 6। बेटा और आगे चलो। कैश फ्लो और नहीं लिखेंगे 7, और नहीं लिखेंगे 7, लिखोगे तो चलेगा। मैं लिख रहा हूं इक्वल कैश फ्लो, क्योंकि 7 ईयर से मेरा कैश फ्लो इक्वल हो जाएगा। डिवाइड बाई 1 प्लस oh my god I'm so sorry, डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट इंटू 1 बाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू दी पावर, बोलो कितना? 6। क्योंकि 7 ईयर्स से कांस्टेंट हुआ था, इसीलिए लास्ट में 6 आएगा। आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल का कॉन्सेप्ट, अगर इधर 8 होगा तो ये जो लाइन है पूरा एग्जैक्ट लाइन लिखो, लेकिन यहां पे 8 लिखो। आप बोलेंगे सर आप भी लिखो। हाँ मेरा एग्जाम आ गया ना, तो मुझे तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो will grow up to 8 year and thereafter stand up to infinite period। बोलो प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन क्या होगा? सर प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। आप बिट लगाइए, अगर प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन हम बता दिए तो क्या कोर्स फीस का 50% डिस्काउंट दे देंगे? बेटा 50% क्या 100% डिस्काउंट में नहीं दूंगा। चलो बताओ 100% डिस्काउंट में नहीं दूंगा। चलो बताओ, मैं नहीं दूंगा फिर भी तुम बताओगे, तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन। सर पीवी इज इक्वल टू कैश फ्लो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 1 प्लस कैश फ्लो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 2 प्लस कैश फ्लो 3 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 3 प्लस कैश फ्लो 4 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 4 प्लस कैश फ्लो 5 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 5 प्लस कैश फ्लो 6 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 6 प्लस कैश फ्लो 7 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर 7 तक तो चलेगा, लेकिन 8 से कांस्टेंट होगा, क्योंकि ग्रो करेगा अप टू 8, मतलब 8 9 10 11 11 12 ये सब का कैश फ्लो समान रहेगा। तो प्लस इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाई डिस्काउंटेड इनटू 1 बाई 1 प्लस डिस्काउंटेड टू द पावर, बोलो कितना होगा? बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? आप बोलेंगे सर हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप बोलेंगे सर इसके ऊपर जो एक आंसर क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, वो जो एग्जांपल था उसका वैल्यू निकाल देंगे, बस खत्म हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालो सर। वो 121.55
डिवाइड बाई 10%, ये आ रहा है 1215.5। ओके, इसमें इंटू करो ये वाला पोर्शन, इंटू 1215 इंटू 0.683, 830। बेटा 830 फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया था? 339, 830। तो टोटल वैल्यू कितना बनेगा? मैं यहीं पे लिख रहा हूं, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां लिख रहा हूं 339 प्लस 830, 339 प्लस 830, 1169। 1169। अब देखो, अगर कैश फ्लो कांस्टेंट ग्रो करेगा फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगा तो पार्ट 1 खत्म हो चुका है। आप बोलेंगे सर पहले कांस्टेंट रहेगा फिर उसके बाद ग्रो करेगा, वो पार्ट 2 में आएगा। पहले कांस्टेंट रहेगा फिर उसके बाद ग्रो करेगा, मतलब ग्रो करेगा इनफिनिटी पीरियड तक, तो वो पार्ट 2 में आएगा, इधर आएगा इधर। तो ये वाला पॉइंट को रिवाइज करो। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये रिवीजन नहीं होगा तो आगे जो पार्ट में डिस्कशन करूंगा वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको रिवाइज करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ओपन करो। ठीक है, आप लोग को वीडियो का मैक्सिमम 2 व्यू में दे रहा हूं, इसीलिए जहां आपको रिवीजन करना जरूरी मैं वहीं पे वीडियो को ब्रेक कर रहा हूं। इसको रिवाइज करो फिर अगले वीडियो ओपन करो। अगर इसको रिवाइज नहीं करके अगले वीडियो ओपन करोगे तो अगले वीडियो भाई नेक्स्ट वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा सेकंड जाएगा, खा जाएगा। तो चलो इसको रिवाइज करो फिर नेक्स्ट वीडियो में ओपन करो।